लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण जो कि कल होने वाला है। 12 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान होगा। यूपी की 10 सीटों पर होगा मतदान, जिसमें संभल, हाथरस, आगरा, लखीमपुर सीकरी, वहीं लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद में वोटिंग होगी। तो मैनपुरी, एटा, बदायूं में भी वोटिंग होगी। तो पोलिंग पार्टियां मतदान स्थल के लिए रवाना हो चुकी है। कल सुबह 7 बजे से ये वोटिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो आज तमाम लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। 12 राज्यों की 93 सीटों पर जनता वोटिंग करेगी। निष्पक्ष चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां मतदान स्थल के लिए रवाना हो रही हैं। तो इसमें यूपी का 10 सीटें हैं जहां जनता वोटिंग करेगी। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां तीसरे चरण का मतदान होना है। इसमें बदायूं जो कि उत्तर प्रदेश, फिरोजाबाद, भोपाल चूंकि एमपी में भी मतदान होना है, और अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में भी मतदान होना है। और इसी को लेकर ये 93 सीटें हैं जहां पर मतदान की प्रक्रिया कल शुरू होगी सुबह 7 बजे से। और तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग मतदान स्थलों पर पहुंच रही हैं। बाकायदा तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पोलिंग पार्टियों की। तो ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। क्या कुछ वहां पर स्थिति है, क्या तैयारियां देखने को मिल रही है, उनसे जानेंगे। नरेश हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही धर्मेंद्र फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, अभी सबसे पहले आपके पास आऊंगी, चूंकि आगरा की क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि कल मतदान होना है और उससे पहले जो प्रशासन और शासन की तैयारियां हैं वो कितनी मुस्तैद नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करते हैं तो कल 7 मई है। 7 मई को कल तीसरे चरण का मतदान होगा। वहीं अगर हम आगरा की बात करते हैं तो आगरा में लगातार जो पोलिंग पार्टियां हैं वो मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुकी है। लगातार सुबह से ही मतदान केंद्रों पर जो पोलिंग पार्टियां हैं वो लगातार पहुंच रही है। अगर हम आगरा की बात करते हैं तो आगरा में लगातार जो डीएम है और पुलिस कमिश्नर है उनके द्वारा इसकी कमान संभाली गई है। लगातार आगरा में मतदान को शांति व्यवस्था से कराए जाने की लगातार लोगों से अपील की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा
व्यवस्था को लेकर के जगह जगह जो मतदान केंद्र है वहां पर पुलिस फोर्स मौजूद रहेगी। अगर आगरा की बात करते हैं तो आगरा की दोनों ही सीटों पर कल मतदान किया जाएगा, जिसको लेकर के लगातार जो आगरा का प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बूथों की बात करते हैं तो जो बूथ हैं चाहे वो संवेदनशील हो चाहे असंवेदनशील बूथों की बात करते हैं तो लगातार ऐसी बूथों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स मौजूद रहेगी और ड्रोन कैमरों से वहां पर निगरानी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है और लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि कल मतदान का दिन है और मतदान के समय पर लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखे। वहीं आगरा की बात करते हैं तो आगरा में धारा 144 भी लागू की गई है और वही साफ कर दिया गया है कि चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का लगातार सभी को पालन भी करना होगा। वही पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि जिस तरीके से लगातार चुनाव के समय पर देखा जाता है कि कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगातार पुलिस की कड़ी नजर रहेगी और पुलिस कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है कल आगरा में जो तीसरे चरण का मतदान होना है उस मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से आगरा में संपन्न कराया जाए। जी बिल्कुल नरेश, और देखिए अभी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाते हुए भी नजर आ रहा है, तमाम तैयारियों पर लगातार नजर रहेगी। धर्मेंद्र आपके पास आऊंगी, चूंकि फिरोजाबाद में भी कल मतदान होना है तीसरे चरण का। फिरोजाबाद में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? सुबह से ही प्रशासन किस तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है? मुस्तैद है। जिस तरह से यहाँ सुबह से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है पुलिस लाइन से और लगता है कि आने वाले समय में भी वो किसी तरह से मुस्तैद रहेगी पुलिस। क्योंकि यहाँ जनपद की बात करें तो जनपद को 28 जोन में बांटा गया है, उसी में 188 सेक्टर में भी बांटा गया है। लोकसभा क्षेत्र के 1285 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत 2053 बूथ भी बनाए गए हैं। इस तरह से जनपद की वोटरों की संख्या हम बता दें आपको कि 18,90,772 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 10,11,815 मतदाता हैं। इस तरह से महिलाओं की भी संख्या 8,78,864 मतदाता हैं और वर्ष जेंडर मतदाता 93 लगभग हैं। इस तरह से लगभग 18,90,772 कुल मतदाता हैं जिनका मतदान सुबह से प्रारंभ हो जाएगा। पुलिस प्रशासन की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 30 कंपनियां पीएसी अर्धबल सैनिक रिपीट किया गया है, जिसके साथ साथ में 4,996 कांस्टेबल के साथ साथ 677 सब इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है और साथ में ही 351 होमगार्ड और 128 पीआरडी के जवानों को भी तैनात किया गया है, जिससे कि कल का मतदान भय मुक्त और न्यायपूर्वक होता हो। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, देखिए वहां पर भी तैयारियां मुस्तैद नजर आ रही हैं। प्रशासन ये प्रयास कर रहा है कि कल किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है, ना ही मतदान में और ना ही मतदाता को हो। नरेश आपके पास आऊंगी, चूंकि देखिए आगरा हॉट सीट है, खासकर बीजेपी के लिए भी शाख की बात वहां पर है, क्योंकि वहां से केंद्रीय राज्य मंत्री को उतारा गया है। अभी वहां पर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? जनता कितनी उत्साहित है कल मतदान करना है? और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मत प्रतिशत नजर आ रहा है उससे कहीं ना कहीं हतोत्साहित जनता नजर आ रही है, लेकिन आगरा की जनता में अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल आगरा की दोनों ही सीटों की बात करते हैं तो आगरा की दोनों ही सीटें इस समय हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी की बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद राजकुमार चार को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं अगर बात की जाए तो सपा कांग्रेस गठबंधन ने रामनाथ सिकरवार को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने आपको पता चला कि अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं निर्दलीय जो विधायक है बाबूलाल चौधरी, उनके बेटे चुनावी मैदान में है। उसके बाद कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर जो पेच है वो कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर दो जाट चेहरे आमने सामने आ चुके हैं। वहीं अगर उसकी बात की जाए रामनाथ सिकरवार की, तो रामनाथ सिकरवार को गठबंधन ने चुनावी मैदान में उतारा है, तो कहीं ना कहीं सीट पर लगातार जो त्रिकोणीय संघर्ष देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं आगरा की लोकसभा सीट की, तो आगरा की लोकसभा सीट से बीजेपी ने जो एसपी सिंह बघेल है केंद्रीय मंत्री, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। तो वोटरों की बात करते हैं तो वोटरों में कहीं ना कहीं एक उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो बारी थी वो प्रत्याशियों की बारी थी, लेकिन अब मतदाता की बारी है। कल 7 मई को मतदाता जो प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला
वो ईवीएम मशीन में कैद कर देंगे और आने वाली 4 जून को उनके भाग्य का फैसला होगा। तो कहीं ना कहीं कल जो मतदान होना है उसको लेकर के लगातार जो मतदाताओं में कहीं ना कहीं उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। और सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि कल जब वोटिंग होगी तो दोनों ही सीटों पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से वोटिंग होगी और एक मुकाबला शानदार होने की यहाँ पर लगातार उम्मीद देखी जा रही है। बिल्कुल नरेश, और देखिए इस मुकाबले में एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है और देखना होगा कि जनता किस पर विश्वास जताती है। और चूंकि बीजेपी के लिए यह महत्वपूर्ण सीट भी मानी जाती है। फिरोजाबाद आते हैं, धर्मेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, फिरोजाबाद में चूंकि ये मुकाबला भी सबकी नजर इस सीट पर भी रहने वाली है क्योंकि यादव परिवार से अक्षय यादव उतरे हुए हैं, दूसरी तरफ बीजेपी से कैंडिडेट को उतारा गया है। इस वक्त वहां पर यह समीकरण क्या कुछ कहता है और जनता में कितना उत्साह कल मतदान के लिए? देखिए, मतदान की बात करें देखिए तो ये दिखता है कि मतदान का महापर्व है। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि तमाम पिछले काफी समय से चुनाव का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, तो मुझे लगता है कि इस बार शायद यहाँ की कंडीशन को देखते प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो इस बार प्रतिशत बढ़ेगा। जिस तरह से लोग अपना रुझान दिखा रहे हैं। वही बात के कैंडिडेट भाजपा बनाम सपा क्योंकि ये चुनाव है। जिस तरह से देखते हैं कि यहाँ सपा का गढ़ माना जाता है। सपा के गढ़ में 2 बार चूंकि मुख्यमंत्री यहाँ आ चुके हैं, तमाम मंत्री यहाँ आ चुके हैं, तमाम लोगों से बातचीत हुई है। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि सपा और भाजपा के बीच चुनाव चल रहा है, कहा नहीं जा सकता इस समय के कौन बाजी मारेगा, वो आने वाला समय ही बताएगा। बस मेहनत के मामले में देखा जाए तो भाजपा भी काफी रिकॉर्ड कर चुकी है, काफी मेहनत भी कर चुकी है और समाजवादी पार्टी भी जिस तरह से काम कर रही है वो भी कर चुकी है। ठीक है, लौटूंगी धर्मेंद्र आपके पास। लालचंद हमारे साथ, प्रमुख संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लालचंद, कल उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर तीसरे चरण के लिए मतदान होना है, क्या कुछ माहौल इस वक्त उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है? इसके साथ ही इन 10 सीटों को लेकर समीकरण क्या कुछ कहते हैं? लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है और कहा भी जाता है कि अगर दिल्ली का रास्ता तय करना है तो उत्तर प्रदेश से होके गुजरना पड़ेगा। और यही वजह है कि चाहे बीजेपी हो और चाहे इंडिया गठबंधन हो, वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में नजर बनाए हुए हैं। और जिस तरीके से कल तीसरे चरण का मतदान होगा, 100 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के परिवारवाद का साग दांव पर लगी है, तो वहीं 10 सीटों में से 8 सीटें 2019 में बीजेपी ने हासिल की थी। तो जाहिर सी बात है उन सीटों पर भी बीजेपी कहीं न कहीं साग दांव लगी हुई है कि उनको जीता जा सके। लेकिन ये जरूर देखने को मिल रहा है कि कल होने वाले मतदान को लेकर सभी ने धुआंधार प्रचार प्रसार किया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीसरे चरण में कोई ऐसा जिला नहीं बना जिनमें 12 जनपद है तीसरे चरण में, और 12 जनपदों में लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैनपुरी की बात करें, एक तरफ जहां मुलायम सिंह की जो विरासत है उसको बचाने के लिए डिम्पल यादव ने जो है जीत और मेहनत की है, खुद अखिलेश यादव वहां पर घर घर जाकर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। तो वही बीजेपी की बात करें तो जो सरकार में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, वो जो है डिम्पल यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में। साथ में इसकी बात करें बदायूं की तो वहां पर शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव मैदान में है, वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई दिया। पहले शिवपाल यादव को वहां पर टिकट दिया था, लेकिन शिवपाल यादव ने अपने बेटे को चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया। तो जाहिर सी बात है एक तरफ जहां परिवारवाद लगा हुआ है, लगातार प्रचार प्रसार करता हुआ दिखाई दे रहा, वही इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन ने कोई कसर नहीं छोड़ी कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करने में। लेकिन जिस तरीके से एनडीए या बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने भी पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर जाकर प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई दी है। लेकिन जब कल 7 बजे सुबह मतदान शुरू होगा, क्योंकि मतदान प्रतिशत भी इस बार कम हो रहा है, भीषण गर्मी की वजह से जो है मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, या जागरूकता नहीं है लोगों में, इसकी वजह से मतदान प्रतिशत कम हो रहा है। लेकिन दूसरे और पहले चरण में देखने को मिला कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत घटा है। और अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो रणदीप बिलवा उनकी जो है
कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से सभी 12 जनपदों में व्यवस्थाएं चुनाव की आयोग की तरफ से की गई। चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कड़े इंतजाम किए गए हैं, वहां पर प्रिलिमिनरी मिलिट्री फोर्स के साथ पीएससी तैनात की गई है और जहाँ पर जो तौर पर जो है स्थानीय पुलिस पूरी तरीके से वहां मुस्तैद रहेगी, अधिकारी मौजूद रहेंगे, युवाओं को जो है ज्यादा मतदान बढ़ाया जा सके, लाया जा सके, वहां पर उसकी व्यवस्था की गई है। बुजुर्गों के लिए व्यवस्था की गई है, इसके साथ ही महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई और जिस तरीके से विकलांग और जो विकलांग है वो नहीं पहुंच पाते मतदान स्थल, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की है और यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे से भी मॉनिटरिंग सेल जो लखनऊ में बनाया गया है निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में, वहां से मॉनिटरिंग की जाएगी। हर एक जो ईवीएम मशीन की बैन मूव होती है उसको भी नजर यहाँ से बनाए रखते हैं, किसी भी प्रकार से कोई धांधलेबाजी ना होने पर, और कहीं भी ईवीएम मशीन खराब होती है तो वहां पर भी समय से ईवीएम को जो है ठीक किया जा सके, बदला जा सके, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने पूरी कमर कसी है। यहाँ तक कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें तो डीजीपी जो है कहा जाए डीजीपी की तरफ से भी पूरी जो है व्यवस्था की गई है, तमाम सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किया गया है। डीजीपी मुख्यालय में भी कंट्रोल रूम बनाया गया, खुद डीजीपी जो है मॉनिटरिंग करते हुए दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए लालचंद, अब जिस तरह से व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है, इंतजार कल का होगा कि कल किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो और प्रशासन भी यही चाहता है कि हर तरीके से तमाम चीजें दुरुस्त की जाए। नरेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नरेश, चूंकि बात हो रही है मत प्रतिशत की, क्योंकि अगर हम पहले और दूसरे चरण की बात करें तो कहीं ना कहीं मत प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली थी और जनता उतनी उत्साहित नजर नहीं आई थी, और इसकी कहीं ना कहीं एक वजह मौसम भी बताई जा रही थी। चूंकि आगरा के मौसम को लेकर क्या कुछ मिजाज अभी नजर आ रहा है, कल किस तरह का मौसम रहने वाला है, क्योंकि गर्मी जिस तरह से कहीं ना कहीं जनता उससे परेशान भी है और घर से निकलना भी नहीं चाहती। देखिए ऋतु, बिल्कुल अगर बात की जाए आगरा की तो आगरा में लगातार आज भी भीषण गर्मी का प्रहार कहीं ना कहीं आगरा वासियों को लगातार परेशान कर रहा था। आज भी दोपहर में 2 बजे तकरीबन जो पारा था वो 40 के पार पहुंच गया था। अगर हम बात करते हैं दो चरणों में कहीं ना कहीं जो मतदान में काफी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, लेकिन लगातार जिस तरीके से आगरा में जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं लोगों को लगातार जागरूक करता हुआ दिखाई दे रहा है कि सभी लोग अपने अपने घरों से निकले और बढ़ चढ़कर के कहीं ना कहीं मतदान करें। तो आगरा की हम बात करते हैं तो आगरा में कहीं ना कहीं यही उम्मीद लगाई जा रही है कि जिस तरीके से 2 चरण हमने देखे हैं, 2 चरणों में कई जगह पर मतदान हुआ है तो वहां पर काफी मतदान में गिरावट देखी गई है, लेकिन आगरा में जो प्रशासन है वो लगातार लोगों को जागरूक करता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार अपील की जा रही है कि भारी से भारी संख्या में आप अपने घरों से निकल करके मतदान केंद्रों पर पहुंचे और इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लें और मतदान करें। तो आगरा में यही लगातार हम लोग भी यही देख रहे हैं कि आगरा में कहीं ना कहीं हो सकता है कि कल जो मतदान है वो काफी से काफी संख्या में उम्मीद आगरा मतदान होने की लगातार देखी जा रही थी। बिल्कुल नरेश, और देखिए लगातार तमाम जो पार्टियां हैं वो भी यही अपील कर रही है, प्रत्याशी भी यही अपील कर रहे हैं कि आप घर से निकलिए और मतदान के लिए जरूर जाइए। धर्मेंद्र, आपके पास आऊंगी क्योंकि फिरोजाबाद में भी मौसम का मिजाज थोड़ा गर्म नजर आ रहा है और कल का दिन बहुत ज्यादा गर्म होता है, ये कहीं ना कहीं अनुमान मौसम विभाग ने भी दिया है, क्योंकि जनता को लगातार उत्साहित किया जा रहा है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप घर से सुबह निकले, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। तापमान रहा है 43 के आसपास था और जिस तरह से देखा जा रहा है कि तमाम लोग आने जाने वालों को बड़ी दिक्कत हो रही है। सुबह ही जिस तरह से प्रशासन ये अपील कर रहा है कि सुबह ज्यादा से ज्यादा मतदान होना चाहिए, उसी कड़ी में प्रशासन ने एक और मदद की है। इसमें मतदाताओं को कोई परेशानी नहीं है, मतलब पीछे बूथ जहाँ बूथ बनाए गए हैं वहाँ पर कारपेट बिछाने की व्यवस्था भी की, जिससे कि आदमी कारपेट से आराम से जा सके, उसके पैर नहीं जले। जिस तरह से प्रशासन वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिसमें भी कंडीशन अप्लाई कर रहा है वो जहाँ तक लग रहा है कि उससे वोट पड़ सकता है, क्योंकि जिस समय माहौल में जो मौसम चल रहा है, मौसम में कल 42 था और आज 43 है, कल हो सकता है 44 भी हो सकता है। तो इसको लेके प्रशासन भी अलर्ट है और जिस तरह से वोट प्रतिशत करवाना है तो उसके लिए कुछ प्रशासन ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे कि मतदाता को कोई परेशानी नहीं है।
ठीक है धर्मेंद्र, आऊंगी आपके पास। लालचंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लालचंद्र, आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर पूरी राजनीति की शुरुआत होती है, केंद्र में रणनीति भी वहीं से तय होती है, तमाम पार्टियों में कौन कहां जाएगा, कहां प्रचार होगा, सब कुछ लखनऊ से ही तय किया जाता है। इस वक्त अगर 10 सीटों की बात करते हैं तो देखिए, कहा जा रहा है कि यादव लैंड है, लेकिन इस यादव लैंड पर कब्जा बीजेपी का ज्यादा है। लेकिन ये अग्नि परीक्षा मुलायम सिंह यादव से ज्यादा, जिस तरह मानी जाती थी कि ये मुलायम सिंह यादव की परीक्षा, लेकिन अब वो अखिलेश यादव पर लगातार सवाल खड़े कर रही है कि क्या इस यादव लैंड पर अखिलेश यादव क्या वहां पर साइकिल चला पाएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं इस बार जो 10 सीटों पर कल चुनाव होने जा रहा है, इसमें से 8 सीटें कहीं ना कहीं पिछली बार 2019 में बीजेपी के कब्जे में रही है। 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं समाजवादी की साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी ने अपना चक्रव्यूह बनाया और धुआंधार प्रचार प्रसार किया, उसी चक्रव्यूह में अखिलेश यादव फंसे रहे और सिर्फ परिवार की सीट ही बचाने में जो है वो लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। लेकिन जो और प्रत्याशी है उनकी सीटों पर वो नहीं पहुंच पाए हैं, वो उस तरीके से धुआंधार प्रचार नहीं कर पाए हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अपनी विरासत बचाने के लिए, जो मुलायम सिंह की विरासत थी उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं वो चाहे कन्नौज रहा हो, चाहे मैनपुरी रहा हो, इसके साथ ही बदायूं की बात कर ले, यहाँ सब कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। लेकिन जिस तरीके से जो बीजेपी के कब्जे में सीटें थी उस पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार जो उनका रहा वो धीमा रहा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बीजेपी 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य के तहत कहीं ना कहीं उन्होंने एक रणनीति बनाई और उत्तर प्रदेश की जो 75 जिले हैं, 75 जिलों में जो है, चाहे प्रथम चरण का चुनाव हुआ हो उसमें भी जितने भी जिले आए थे उसमें भी पूरी तरीके से जिलों में प्रचार प्रसार किया। इसके साथ ही दूसरे चरण की बात करें, दूसरे चरण में भी 8 सीटों पर मतदान हुआ, उसमें भी पूरी तरीके से प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई। उसी तरीके से तीसरे चरण में भी देखने को मिला है बीजेपी ने किसी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ी, हर गणित को जो है उन्होंने वहां पर अपनाते हुए दिखाई दिए। चाहे जातीय समीकरण की बात की जाए, चाहे जो है कहा जा सकता है कि जो वहां पे यादव बेल्ट है उसको भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपनी तरफ कहीं ना कहीं देखने वाला कि बड़ी संख्या में लोकसभा चुनाव के अंदर भी जो है विपक्षी दलों को लाने की कोशिश की, जोड़ने का काम किया है। तो यही वजह है कि हर एक समीकरण को बीजेपी ने कहीं ना कहीं बैठाते हुए कहीं ना कहीं इन 10 सीटों पर कहीं ना कहीं समीकरण तैयार किया है और ऐसे लोगों को जो है टिकट दिया है जो जातीय समीकरण साध रहे हैं। उसी के आधार पर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि कहीं ना कहीं ये इस बार जो है जीतने का जो लक्ष्य है वो भी तय कर रही है, क्योंकि पिछली बार 8 सीटें जीती थी, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान आया, इसके बाद और तमाम बड़े नेताओं का बयान, उससे ये साफ रखता है कि जिस तरीके से 10 सीटों में जो कल मतदान होगा उसको भी बीजेपी हासिल करेगी। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन भी पीछे नहीं है, इंडिया गठबंधन भी जीतोड़ मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कितनी सफलता मिलेगी ये तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर देखने वाला उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से गर्मी भीषण दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से राजनीति भी कहीं ना कहीं चरम पर दिखाई दे रही है और पूरी तरीके से सभी पार्टियां प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई हैं। अब देखने वाली बात होगी जब कल सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा तो कितने जो है वोटर जो है घर से निकलकर अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं और तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। जी बिल्कुल लालचंद, और देखिए मत प्रतिशत ये बताएगा कि किसके पक्ष में ये मतदान जाता है, जनता किसे चुनती है। लगातार नरेश भी आगरा से हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं। नरेश, चूंकि वहां पर बीजेपी जीतती रही है अगर आगरा का जिक्र करें तो, लेकिन इस बार आरएलडी भी साथ है, क्या आगरा में आरएलडी का जो वर्चस्व है वो भी देखने को मिल रहा है, साथ होने से बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो आरएलडी भी कहीं ना कहीं भाजपा के साथ में आ चुकी है। अगर यहाँ की बात करते हैं आरएलडी की, तो आरएलडी का यहाँ पर इतनी संख्या में मतदाता नहीं है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर 2 जाट चेहरे आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आरएलडी साथ आ चुकी है, आरएलडी के साथ आने का इसका फायदा सीधा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऋतु, एक अहम बात मैं आपको और बता दूं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को आगरा में अब अग्नि परीक्षा देनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि कन्नौज में जिस तरीके
से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा महाराणा प्रताप की मूर्ति पर झंडा लगाया गया, उस पर चढ़ने का आरोप लगा है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो क्षत्रिय समाज का वोटर है उसमें एक अच्छा खासा रोष देखने के लिए मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को आगरा में भी एक अग्नि जी नरेश, समाजवादी पार्टी से नाराज दिखाई दे रहा है। लगातार देख रहे हैं कि महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेकर के लगातार बयान दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज का जो वोटर है वो समाजवादी पार्टी से आगरा में कहीं ना कहीं नाराज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि महाराणा प्रताप की मूर्ति पर झंडा लगाने और चढ़ने का आरोप जो लगा है उसके बाद कहीं ना कहीं आगरा की राजनीति में एक अलग ही बदलाव देखने के लिए मिल रहा है और समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान आगरा में होने की लगातार उम्मीद बनी हुई है। तो कल 7 मई को आगरा में लगातार मतदान होगा। बढ़ चढ़ के लोग इस मतदान में हिस्सा लेंगे और लगातार जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने घरों से निकलें और मतदान केंद्रों पर पहुंचे। वहीं अगर मतदान केंद्रों की बात की जाए तो मतदान केंद्रों पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात रहेगी और वहां पर मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसका सभी को पालन करना होगा। प्रशासन की तरफ से वहां पर तमाम प्रकार की जो तैयारियां हैं वो लगातार शुरू हो चुकी है। वहीं ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी भी रखी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए और ग्राउंड जीरो की तमाम अपडेट देने के लिए। तो लोकसभा चुनाव का ये तीसरा चरण कल संपन्न होने जा रहा है। 12 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान होगा और खासकर उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। यह अग्नि परीक्षा बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए खास रहने वाली है। हालांकि मत प्रतिशत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में रहने वाला है, क्योंकि लगातार 2 चरणों में मत प्रतिशत कम रहा है और यह कोशिश की जा रही है कि मत प्रतिशत को बढ़ाया जाए और लोग घर से निकलकर मतदान करने जाए।